हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। और हम एक बार फिर से आगे हैं आपके नॉलेज को थोड़ा सा बढ़ाने। मैं सुमंत कुमार ईडू फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम लोग जेवी गुप्ता का एक्सप्लेनेशन देख रहे थे और प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर कवर किया था 1 से लेकर के 15 तक ट्रांसफार्मर चल रहा था। और हम लोग आज आगे बढ़ेंगे, 15 के बाद का जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है ए सिंगल फेज एयर कोर ट्रांसफार्मर। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात कौन सी है? एयर कोर ट्रांसफार्मर। एयर कोर ट्रांसफार्मर मतलब कि कभी भी सैचुरेट नहीं करेगा। फेड फ्रो में रेटेड साइनोसोडल सप्लाई। इसको सप्लाई कैसा दिया जा रहा है? भी है जो साइनोसोडल है, वी एम साइन ओमेगा टी। सप्लाई हम लोग साइनोसोडल दे रखे हैं। द स्टेडी स्टेट मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉन बाय द ट्रांसफार्मर फ्रॉम द सप्लाई विल हैव। तो मैग्नेटाइजिंग करंट जो जनरेट होगा वो कैसा होगा ट्रांसफार्मर का, कैसे हम लोग पता करेंगे? तो यहाँ पर हम लोग 3 केस लेकर के चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने एयर कोर यूज किया है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में एयर कोर की बात किया है। तो हम थोड़ा सा देख लेंगे कि एयर कोर रहने पर एयर कोर रहने का मतलब है कि हमारा जो BH कर्व होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने ले रखा है 3 ठो केस लिया है, ठीक में। एक में हमने लिया है जो BH हमारा कर्व है वो स्ट्रेट लाइन है, जैसे कि एयर कोर में होता है। या फिर आइडियल केस ले सकते हैं। कोर अगर हमारा आइडियल है तो वहाँ पर BH कैरेक्टरिस्टिक्स जो दिखाई देगा वो स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। और यहाँ पर हमारा जो H होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा I म्यू का। और B जो हमारा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्लक्स का होता है, ठीक है। B इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू बी ए। तो B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? B हो जाएगा फाई बाई ए के बराबर। तो हमारा B जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स का। तो यहाँ पर अगर हमारा कोर इस टाइप के मटेरियल का बना हो जहाँ पर हमारा जो BH कर्व है वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है और इसमें अगर हम लोग साइनोसॉइडल फ्लक्स लेते हैं तो हमारा जो करंट मैग्नेटाइजिंग करंट जो जनरेट होगा वो साइनोसॉइडल होगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने 2 केस और लिया है। अगर हमारा कर्व जो है वो लीनियर नहीं रहा, कहने का मतलब कि अगर किसी ऐसे मटेरियल का बना हुआ है जो कि एक्चुअल में होता है जो आगे चल करके सैचुरेट हो जाए, B का वैल्यू एक निश्चित लिमिट तक और एक निश्चित लिमिट से ज़्यादा होने पर अगर ये सैचुरेट कर जाता है तो उस केस में अगर फ्लक्स हमारा साइनोसॉइडल रहा, कहने का मतलब अगर हम लोग भी साइनोसॉइडल सप्लाई करते हैं, भी साइनोसॉइडल सप्लाई करेंगे तो हमारा जो फाई होगा वो भी साइनोसॉइडल होगा, ठीक है। और अगर ए साइनोसॉइडल रहा तो यहाँ पर जो हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट होगा उसमें थर्ड हार्मोनिक्स आ जाएगा और ये पीकी नेचर का होगा। हमारा जो मैग्नेटाइजिंग करंट होगा वो पीकी नेचर होगा। और थर्ड केस हमने लिया है अगर हमारा BH कर्व सैचुरेटेड है, आगे चल के सैचुरेट हो जाता है, नॉन लीनियर है और हमारा करंट अगर हमने जो करंट सप्लाई किया है वो अगर हमने साइनोसॉइडल सप्लाई किया तो फिर हमको जो आउटपुट मिलेगा, जो फ्लक्स मिलेगा वो फ्लक्स फ्लैट टॉप्ड होगा, ठीक है। मतलब कि इसमें थर्ड हार्मोनिक्स आ जाएगा। कहने का मतलब अगर हमारा जो BH कर्व है नॉन लीनियर रहा और हमने फ्लक्स साइनोसॉइडल दिया तो करंट जो मिलेगा वो नॉन साइनोसॉइडल होगा। और अगर हमने करंट सप्लाई किया साइनोसॉइडल तो हमारा जो फ्लक्स होगा वो नॉन साइनोसॉइडल होगा, ठीक है। एक कर्व आता कैसे है तो उसको हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारा फाई जो है वो 0 है, इस पॉइंट पे भी फाई 0 है और जब फाई 0 है तो I म्यू का वैल्यू भी 0 है, इसलिए हमने यहाँ पर 0 रखा है। उसके बाद हमने जो फाई है उसको बढ़ा करके मैक्सिमम कर दिया, तो जहाँ पर हमारा फाई मैक्सिमम होगा वहाँ पर I म्यू भी मैक्सिमम हो रहा है। तो इस पॉइंट पर हमारा फ्लक्स तो मैक्सिमम होगा ही, फ्लक्स यहाँ पर मैक्सिमम है, साथ में I म्यू भी हमारा क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। और उसके बाद जैसे जैसे फ्लक्स हमारा डिक्रीज करेगा, इसका वैल्यू जैसे जैसे डाउन होगा I म्यू का वैल्यू डिक्रीज करेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं I म्यू का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। उसके बाद जैसे निगेटिव होगा हमारा करंट भी I म्यू भी निगेटिव हो जाएगा। उसके बाद नॉन लीनियर वाला कर्व हम लोग कैसे गेन करेंगे? तो यहाँ पर देख सकते हैं B हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्लक्स का होगा और H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I म्यू का होगा, मैग्नेटाइजिंग करंट कंपोनेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में अगर देखें तो हमारा जो B है करीब इस पॉइंट तक B जो है हमारा तेजी से इंक्रीज कर रहा है, B तेजी से इंक्रीज कर रहा है लेकिन फ्लक्स उतना फास्ट इंक्रीज नहीं कर रहा है, या फिर करंट हमारा जो है वो बहुत स्लो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में इस पॉइंट तक हम लोग क्या रखेंगे? करंट को बहुत स्लो इंक्रीज करवाएंगे और फ्लक्स को तेजी से। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो फ्लक्स है तेजी से इंक्रीज कर रहा है लेकिन हमारा जो करंट है I म्यू है वो काफ़ी स्लो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। I म्यू का वैल्यू ए है
ये आई म्यू जो है काफ़ी स्लो आगे बढ़ रहा है। उसके बाद इस पॉइंट के बाद हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो आई म्यू है तेज़ी से इंक्रीज कर रहा है, और जब आई म्यू तेज़ी से इंक्रीज करेगा तो हम लोग को भी आई म्यू तेज़ी से आगे ऊपर बढ़ाना होगा। हमने तेज़ी से ऊपर बढ़ा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस तरह से हम लोग का एक कर्व है, कर्व जिस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर जो एच है या एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई म्यू का। आई म्यू जिस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है हम लोग का, यहाँ पर जो मैग्नेटाइजिंग करंट कंपोनेंट है वो भी इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। उसी तरह से थर्ड कर्व से हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग को याद यही रखना है कि अगर हमारा मटेरियल लीनियर रहा तो लीनियर में अगर फ्लक्स साइनोसॉइडल है तो मैग्नेटाइजिंग करंट भी साइनोसॉइडल मिलेगा। अगर करंट हमारा साइनोसॉइडल है तो फ्लक्स भी साइनोसॉइडल मिलेगा। सेकंड केस अगर नन लीनियर की बात करें, नन लीनियर में अगर हमारा फ्लक्स नन लीनियर है, ठीक है, सॉरी, अगर हमारा फ्लक्स साइनोसॉइडल है तो करंट में हार्मोनिक्स होगा, मतलब कि नन साइनोसॉइडल होगा। और अगर हमारा करंट साइनोसॉइडल है तो फ्लक्स नन साइनोसॉइडल होगा, ठीक है। फ्लक्स साइनोसॉइडल तो करंट नन साइनोसॉइडल, करंट साइनोसॉइडल तो फ्लक्स नन साइनोसॉइडल, मतलब दोनों में से किसी एक में हार्मोनिक्स आ ही जाएगा, ठीक है। और ये जो है हमारा जो मैग्नेटाइजिंग करंट आ रहा है यहाँ पर पिक की नेचर का आ रहा है। हम लोग कैसे जानेंगे कि इसमें थर्ड हार्मोनिक्स है? तो यहाँ पर हमने ड्रॉ किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा जो है साइनोसॉइडल वेव है, ठीक है। इसको हम लोग करंट मान सकते हैं या फिर फ्लक्स जो भी मानना है मान सकते हैं। इस केस में हम लोग करंट ही मान लेते हैं। ये हमारा फंडामेंटल करंट है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हमने निगेटिव थर्ड हार्मोनिक करंट रखा है, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव थर्ड हार्मोनिक, ये जो है निगेटिव थर्ड हार्मोनिक साइनोसॉइडल करंट होगा। अब यहाँ पर इसका अगर हम लोग रिजल्टेंट ड्रॉ करें तो देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर दोनों ऐड होगा और ऐड होकर के ये पीक वैल्यू पर चला जाएगा। यहाँ पर डिक्रीज होगा, यहाँ पर डिक्रीज होगा, तो ये जो कुछ शेप है वो इस टाइप का शेप ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि थर्ड हार्मोनिक्स करंट को घटाने के बाद, मतलब कि यहाँ पर जो मेन फंडामेंटल करंट है उसके साथ हम लोग का मतलब कि कहने का मतलब हम लोग अगर यहाँ पर आई एम साइन ओमेगा टी करें, ये हमारा फंडामेंटल करंट हो गया। इसमें हम लोग को थर्ड हार्मोनिक करंट घटाना होगा, आई एम साइन 3 ओमेगा टी, ठीक है। साइन थर्ड कंपोनेंट को माइनस कर देंगे तो हम लोग को ए पी की नेचर वाला मिल जाएगा आउटपुट। और यहाँ पर अगर हम लोग पॉजिटिव ले ले तो पॉजिटिव लेने के बाद यहाँ पर थर्ड हार्मोनिक अगर हम लोग पॉजिटिव लेंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मेन वैल्यू है वो डिक्रीज करने वाला है, और जब ए वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा तो हम लोग को फ्लैट टॉप इस टाइप का शेप मिलेगा। तो इसका ये जो आउटपुट है इसको हम लोग किस टाइप से लिख सकते हैं? ये फ्लक्स है तो यहाँ पर लिखेंगे 5m साइन 3 ओमेगा टी, और साथ में यहाँ पर ये जो टर्म है ऐड करने से आया है तो यहाँ पर प्लस ऐड करेंगे हम लोग, कितना ऐड करना होगा? 5m साइन 3 ओमेगा टी, ठीक है। तो ये पूरा कंसेप्ट है मैग्नेटाइजेशन ऑफ हमारा जो ट्रांसफार्मर है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ तो एयर कोर दिया है, एयर कोर मतलब कि बीएच कर्व जो हमारा होगा वो लीनियर होगा, और बीएच कर्व लीनियर अगर हो और फ्लक्स अगर साइनोसॉइडल हो तो हमने बताया कि यहाँ पर जो हम लोग को आउटपुट मिलता है वो साइनोसॉइडल मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, if the applied voltage to a transformer primary is increased by keeping the V/F ratio fixed। यहाँ पर अप्लाइड वोल्टेज V को इंक्रीज करवाया जा रहा है, V इंक्रीज किया है और V/F जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट है। तो इसमें पूछ रहा है कि मैग्नेटाइजिंग करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मैग्नेटाइजिंग करंट हम लोग कैसे निकालते हैं? हम लोग जानते हैं फाई बराबर NI/MM डिवाइडेड बाई रिलक्टेंस, ठीक है। ये हमारा फ्लक्स हो गया। यहाँ पर आई एम का वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो आई एम हम लोग का किसी भी तरह से वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता है। रिलक्टेंस हो गया आर जो कि मटेरियल पर डिपेंड करता है, और इसमें फ्लक्स 5 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाई एन नंबर ऑफ टर्न हो गया। तो एक किसी भी तरीके से वोल्टेज पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये जो आई एम है वो कॉन्स्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर है रिमेन्स द सेम, ठीक है। तो आई एम हम लोग का कांस्टेंट रहेगा। एंड द कोर लॉस के बारे में पूछ रहा है। तो कोर लॉस में हम लोग जानते हैं हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस। तो अगर हम लोग हिस्टैरिसीस लॉस की बात करें तो ए बराबर होता है के इंटू बी के पावर एक्स इंटू एफ, ठीक है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं, हमारा जो बी होता है बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V/F का। तो यहाँ से हम लोग चाहें तो यूज कर सकते हैं WH इज इक्वल टू लिख सकते हैं के V/F, बी की जगह पर लिख लेंगे तो ए हो जाएगा V के पावर x बटा F के पावर x,
और f के पावर x को हम लोग अगर ऊपर लिखें तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है और नीचे में पावर x आ रहा है। तो ये आ गया है v के पावर x इंटू एफ के पावर 1 माइनस एक्स। और अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन या फिर CrGO के लिए कोल्ड रोड ग्रेड ओरिएंटेड स्टील, जिसका जनरली कोर बना होता है, इसके लिए हम लोग x का वैल्यू 1.6 यूज करते हैं। तो अगर हम 1.6 यूज करें तो ये हो जाएगा k इंटू वी के पावर 1.6। तो हम लोग लिख लेते हैं v इंटू वी के पावर 0.6, ठीक है, दोनों हो जाएगा मिल करके v के पावर 1.6 और डिवाइडेड बाई आ जाएगा f के पावर 0.6, क्योंकि अगर x के जगह पर हम लोग 1.6 यूज करेंगे तो f के पावर माइनस 0.6 देगा, और उसको अगर हम नीचे लेकर के जाएं तो f के पावर प्लस 0.6 हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाता है k v और साथ में v बटा f के पावर 0.6। तो यहाँ पर v बटा f तो कांस्टेंट है, तो इस टाइम पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं। और बाकी हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो हिस्टैरिसीस लॉस है वो वोल्टेज पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। जब वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अगर वोल्टेज हम लोग बढ़ाएंगे तो हमारा हिस्टैरिसीस लॉस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसी तरह से अगर ईडी करंट लॉस की बात करें तो ईडी करंट लॉस होता है k इंटू वी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि यहाँ पर b के जगह पर हम लोग बी स्क्वायर यूज करते हैं, और जब बी स्क्वायर यूज करेंगे तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाई एफ स्क्वायर, और साथ में इसमें एफ स्क्वायर होता है इंटू टी स्क्वायर होता है इंटू वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो एफ स्क्वायर तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। हम लोग देख रहे हैं कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के स्क्वायर के। तो ईडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस दोनों का दोनों यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। तो अगर हम लोग वोल्टेज बढ़ाएंगे तो हमारा जो कोर लॉस है, कोर लॉस के अंदर ईडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस दोनों आता है, क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इफ द अप्लाइड वोल्टेज ऑफ ए सर्टेन ट्रांसफार्मर इज इंक्रीज बाय 50%, अप्लाइड वोल्टेज को 50% इंक्रीज किया गया है, मतलब कि न्यू वोल्टेज हो जाएगा वी के अगर वी है तो ये हो जाएगा अब 1.5 वी न्यू, ठीक है। और इसके बाद बोला है फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस टू 50%, फ्रीक्वेंसी अगर पहले से एफ था तो अब हो जाएगा 0.5 एफ, ठीक है। उसके बाद द मैक्सिमम कोर फ्लक्स डेंसिटी विल, उसके बाद एज्यूम दैट द मैग्नेटिक सर्किट रिमेन अनसैचुरेटेड, द मैक्सिमम कोर फ्लक्स डेंसिटी। तो बोल रहा है कि फ्लक्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम लोग ट्रांसफार्मर में क्या जानते हैं, जो ईएमएफ इंड्यूस होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या फिर इक्वल होता है 0.44, ठीक है, 4.44 इंटू 5 इंटू एफ फ्रिक्वेंसी इंटू टी नंबर ऑफ टर्न। अगर नंबर ऑफ टर्न हम लोग कैंसिल कर कांस्टेंट रखें तो ए हो जाएगा ई बटा एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी फ्लक्स, ठीक है। हमारा अगर नंबर ऑफ टर्न कांस्टेंट रहे 4.44 तो कांस्टेंट ही है, तो ई बटा एफ क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फ्लक्स का। तो यहाँ पर बोला है कि मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी में कितना चेंजिंग आएगा, कितना बढ़ जाएगा। तो पहले से नया जो हमारा फ्लक्स था वो ई बाई एफ था, लेकिन अब ई का वैल्यू जो है 1.5 टाइम कर दिया गया है और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 0.5 टाइम कर दिया गया है। तो अब नया फ्लक्स कितना आ जाएगा, फ्लक्स न्यू इज इक्वल टू, इसको अगर कैंसिल करेंगे तो ये 3 देगा, ये आ जाएगा 3 भी की जगह हम ई यूज कर लेते हैं 3 ई बाई एफ। तो कितना टाइम हो गया, फ्लक्स पहले से ई बाई एफ था, अब हो गया 3 ई बाई एफ। तो हम लोग देख सकते हैं ये कितना टाइम इंक्रीज कर गया, 3 टाइम इंक्रीज कर गया। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा चेंज टू 3 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा अब हम लोग का। 20 में बोल रहा है द अप्लाइड वोल्टेज ऑफ ए सर्टेन ट्रांसफार्मर इज इंक्रीज 75%, वोल्टेज को 75% बढ़ाया जा रहा है। तो नया वोल्टेज हम लोग मान लेते हैं 175 हो गया, ठीक है। और साथ में वाइल द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस 25%, तो नया फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 75। द मैक्सिमम कोर फ्लक्स डेंसिटी, तो नया फाई कितना होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 25 से अगर इसको डिवाइड करें तो 25 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा और ए आ जाएगा 7, मतलब कि इंक्रीज बाई 7/3 टाइम्स। इसको डिवाइड कर देंगे तो ए आ जाएगा 2 और साथ में 10 3
तो यहाँ पर नियरेस्ट हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ है नहीं ऑप्शन में, हम लोग यहाँ पर नियरेस्ट बी मान करके चलेंगे, इंक्रीज बाई 3 टाइम्स। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है इफ़ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज इंक्रीज्ड कीपिंग द सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी को सिर्फ इंक्रीज कराया जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज करने से यहाँ पर है मैग्नेटाइजिंग करंट कंपोनेंट पर क्या असर पड़ेगा। तो अगर मैग्नेटाइजिंग करंट की बात करें तो ये जो हमारा होता है ये होता है फाई इज इक्वल टू एन आई बटा रिलक्टेंस, ठीक है। और साथ में हम लोग यूज कर सकते हैं आई का वैल्यू ए हो जाएगा आर फाई डिवाइडेड बाई एन। अब यहाँ पर फ्लक्स हम लोग को देखना होगा कि फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं E इज इक्वल टू 4.44 इंटू 5FT। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किया है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर E का वैल्यू कांस्टेंट है। हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो फ्लक्स होता है फाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा तो फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और जब फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो हम लोग का करंट क्या हो जाएगा, फ्लक्स के डिक्रीज करने से हमारा करंट जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। बोथ मैग्नेटाइजिंग करंट एंड कोर कंपोनेंट ऑफ करंट विल डिक्रीज। तो हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करने से अगर हम बात करें साइज का, तो साइज ट्रांसफार्मर का क्या होता है, इंक्रीज करता है। और वो भी इसी फार्मूला से आता है। ई बराबर हम लोग लिख सकते हैं 4.44 फाई इज इक्वल टू यूज कर लेंगे BAF इंटू टी। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एरिया और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट आ रहा है, AF जो है वो कांस्टेंट आ रहा है क्योंकि सारा कुछ कांस्टेंट है। E कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है और नंबर ऑफ टर्न कांस्टेंट है। तो A जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है F का, ठीक है। तो मतलब कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एरिया क्या होगा, घटेगा। तो इसका तो सही आंसर ए हो गया। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है द लो वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ ए इतना वोल्ट सिंगल फेज 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर इज टू बी कनेक्टेड टू 25 हर्ट्ज सप्लाई। यहाँ पर इनिशियल जो एफ है, F1 का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 50 हर्ट्ज और F2 जो है लास्ट में कितना कर दिया गया है, 25 हर्ट्ज किया गया है। इन ऑर्डर टू कीप द मैग्नेटाइजिंग करंट एट द सेम लेवल, मैग्नेटाइजिंग करंट यहाँ पर कांस्टेंट है। इन बोथ द केसेस द वोल्टेज एट 25 हर्ट्ज शुड बी, बोल रहे हैं कि 25 हर्ट्ज पर वोल्टेज का वैल्यू क्या हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग का V1 का जो वैल्यू है वो दे रखा है 230 और V2 हम लोग को निकालना है। हम लोग क्या जानते हैं E जो हमारा होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है F का, ठीक है। क्योंकि 4.44 इंटू फ्लक्स इंटू F इंटू क्या आएगा, T आएगा, ठीक है। और यहाँ पर बाकी सारा कुछ नंबर ऑफ टर्न अगर हम लोग कांस्टेंट मान लें, फ्लक्स कांस्टेंट माने, तो E हमारा जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल F होगा। तो लिख सकते हैं E2 बटा E1 इज इक्वल टू F2 बटा F1। तो यहाँ पर F2 का वैल्यू कितना है, 25 है और F1 का वैल्यू कितना है, 50 है। इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर दे अगर E1 से, ठीक है, तो E2 मिल जाएगा। E1 का वैल्यू कितना है, E1 का वैल्यू मतलब कि V1 230 है। तो यहाँ से हम लोग को मिल रहा है 2 और यहाँ से 115। तो हम लोग का सही आंसर कितना हो जाएगा, C हो जाएगा 115। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर रेटेड फॉर इतना वोल्ट 50 हर्ट्ज ऑपरेट एट नो लोड एट 220 वोल्ट और 40 हर्ट्ज। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज किया है। दिस फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन एट रेटेड वोल्टेज रिजल्ट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कराएं तो हमारा ईडी करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ईडी करंट लॉस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V स्क्वायर के। यहाँ पर F स्क्वायर से इसका कोई रिलेशन होता नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग पूरा फार्मूला यूज करें ईडी करंट लॉस का तो ए होता है ईटा के कांस्टेंट के ले लेते हैं इंटू B स्क्वायर F स्क्वायर, और B हम लोग जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V बाई F का। तो ए क्या हो जाएगा, K बाई V स्क्वायर F स्क्वायर इंटू F स्क्वायर, ठीक है। B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V बाई F का। और अगर इसमें अगर दिक्कत हो रहा है कि B बराबर V बटा F कैसे हम लोग लिखेंगे, तो इसको हम लोग आसानी से ला सकते हैं। B इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या, फाई इक्वल टू होता है B इंटू ए। तो यहाँ से B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है फ्लक्स के, ठीक है। और हम लोग जानते हैं E बराबर 4.44 फाई F इंटू टी। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो फ्लक्स फाई आता है वो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है E बाई F के, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट B
लिख सकते हैं कि बी हमारा होता है वो प्रोपोर्शनल होता है वी बाई एफ के। तो यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा और ईडी करंट लॉस हम लोग देख रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है वी स्क्वायर के, मतलब कि ईडी करंट लॉस पर तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। अब हिस्टैरिसीस लॉस की बात करें तो ए होता है वी के पावर 1.6 और साथ में डिवाइडेड बाई एफ के पावर 0.6, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ए जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, मतलब कि अगर फ्रीक्वेंसी हमारा डिक्रीज किया है तो हिस्टैरिसीस लॉस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं इंक्रीज इन हिस्टैरिसीस लॉस एंड नो चेंज इन ईडी करंट लॉस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है ए 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर हैविंग इक्वल हिस्टैरिसीस एंड ईडी करंट लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस और ईडी करंट लॉस इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं हिस्टैरिसीस लॉस इज इक्वल टू ईडी करंट लॉस इज इक्वल टू हम लोग डब्ल्यू आई एज्यूम कर लेते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला है या फिर इसको डब्ल्यू आई बाई 2 हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। अगर हम लोग डब्ल्यू आई टोटल लॉस कोर लॉस मान लें तो हिस्टैरिसीस लॉस क्या हो जाएगा, आधा हिस्टैरिसीस लॉस होगा और आधा कोर लॉस होगा, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं डब्ल्यू एच इक्वल टू डब्ल्यू आई बाई 2, ठीक है, क्योंकि हमारा जो कोर लॉस है टोटल कोर लॉस डब्ल्यू आई जो है वो मिलकर के बना हुआ है हिस्टैरिसीस लॉस प्लस ईडी करंट लॉस से। तो दोनों इक्वल है तो दोनों हाफ हाफ हो जाएगा। तो हम लोग डब्ल्यू एच इज इक्वल टू डब्ल्यू आई बाई 2 डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या बोला है, द रेटेड एक्साइटेशन इज ऑपरेटेड एट 45 हर्ट्ज एट 90% ऑफ इट्स रेटेड वोल्टेज। मतलब कि इनिशियल जो फ्रीक्वेंसी था वो 50 हर्ट्ज था और अब जो फ्रीक्वेंसी हो गया है वो 45 हर्ट्ज हो गया है। तो फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग आया है, तो फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग आने से हिस्टैरिसीस लॉस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हमारा जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बी के पावर एक्स इंटू एफ, ठीक है। हमारा हिस्टैरिसीस लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एफ का। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बी की जगह पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, बी की जगह पर हम लोग वी बाई एफ यूज़ करेंगे और ए वी बाई एफ के पावर एक्स इंटू एफ हो जाएगा हिस्टैरिसीस लॉस। और यहाँ पर अगर हम लोग वी वन बाई यहाँ पर अगर हम लोग वी बटा एफ का रेशियो देखें तो इनिशियल वी बटा एफ और फाइनल वी बटा एफ में इनिशियल वी को वी मान लेते हैं और इनिशियल फ्रीक्वेंसी को एफ मान लेते हैं और फाइनल जो हमारा वी है या फिर इनिशियल वी को वी ही रहने देते हैं और इनिशियल फ्रीक्वेंसी को 50 से जूम कर लेते हैं। और जो बाद में हम लोग को वोल्टेज मिल रहा है वो वोल्टेज मिल रहा है 90% ऑफ रेटेड वोल्टेज। तो ये हो जाएगा बाद में जो हमारा वी बाई एफ आएगा वो आएगा 0.9 भी डिवाइडेड बाई, क्योंकि 90% रह गया है 45 हर्ट्ज, ये हो गया है 45। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 99 डिवाइडेड बाई ये 9 बाई 10 लिख सकते हैं 450 वी बाई एफ। एफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, 9 सिर्फ वी लिखते हैं और एफ हो जाएगा 45 से 450। अब यहाँ पर इसको हम लोग चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं 50 से, तो ए आ जा रहा है वी बाई 50, ठीक है। और ए भी जो था हमारा ए फाइनल था, ठीक है, ए इनिशियल था वी बाई एफ और ए फाइनल वी बाई एफ है। फाइनल वी बाई एफ में वोल्टेज 0.9 हो गया है और साथ में जो हमारा फ्रीक्वेंसी है क्योंकि 90% रह गया है, 90 बटा 100 करेंगे तो 0.9 वोल्ट मिलेगा और जो फ्रीक्वेंसी है वो 45 रह गया है। इनका रेशियो देख रहे हैं वी बाई 50, मतलब कि वी बटा एफ का जो रेशियो है वो सेम रह रहा है। जब वी बाई एफ यहाँ पर कांस्टेंट है तो हम लोग बोल सकते हैं ए पार्ट हमारा कांस्टेंट हो गया के इंटू एफ, मतलब कि हिस्टैरिसीस लॉस जो है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ का। उसी तरह से अगर ईडी करंट लॉस की बात करें तो ईडी करंट हम लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है के इंटू वी बाई एफ इसका होल स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर के। और हम लोग जानते हैं वी बाई एफ कॉन्स्टेंट है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ईडी करंट लॉस भी हमारा जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एफ स्क्वायर का, ठीक है। तो अब इन दो फार्मूला का यूज कर करके हम लोग फाइनल वैल्यू निकाल लेंगे कि हिस्टैरिसीस लॉस में कितना कमी या बढ़ोतरी आया है और साथ में ईडी करंट लॉस में कितना कमी या बढ़ोतरी आया है। तो सबसे पहले हिस्टैरिसीस लॉस का निकाल लेते हैं। तो हिस्टैरिसीस लॉस हम लोग का जो न्यू होगा डब्ल्यू एच न्यू बटा डब्ल्यू एच ओल्ड, ठीक है। हिस्टैरिसीस लॉस ओल्ड इज इक्वल टू एफ न्यू डिवाइडेड बाई एफ ओल्ड, ठीक है। तो एफ न्यू हम लोग का कितना है, एफ न्यू जो है वो है 45 और ओल्ड कितना था, ओल्ड था 50 और हिस्टैरिसीस लॉस डब्ल्यू एच है, इसको हम लोग डब्ल्यू एच से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है।
तो नया जो हमारा हिस्टैरिसीस लॉस मिलेगा, ये मिलेगा, ये कैंसिल होगा 5 से और ये कैंसिल होगा 10 से, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर 9 आएगा और यहाँ पर 10 आएगा। 5 से अगर कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 0.9 WH। मतलब परसेंटेज कमी कितना आ रहा है, हिस्टैरिसीस लॉस में परसेंटेज जो कमी आ रहा है वो -10% आ रहा है, ठीक है। पहले इसके मुकाबले ये 0.9 रह गया है। तो यहाँ से हम लोग परसेंटेज चेंज इन हिस्टैरिसीस लॉस निकाल लिए। अब हम लोग ईडी करंट लॉस में कितना, ईडी लॉस जो हो रहा है, ईडी करंट लॉस, उसमें कितना चेंजिंग आ रहा है वो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करना होगा, फिर से हम लोग करेंगे यहाँ पर W न्यू ईडी करंट के लिए WE न्यू यूज करते हैं और साथ में WE ओल्ड इज इक्वल टू F। यहाँ पर A जो होगा F स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो F स्क्वायर 45 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 50 करना होगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा, और ये आ जाएगा 9, ये भी 9, 5 से अगर कैंसिल करेंगे तो, और नीचे आ जाएगा 100, तो ये आ जाएगा 0.81, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जो चेंजिंग आ रहा है पहले के मुकाबले वो आ रहा है -19% का, ठीक है। अब टोटल चेंजिंग हम लोग को निकालना है, तो टोटल चेंजिंग कितना आएगा, टोटल चेंजिंग हो जाएगा -0.81, ठीक है। यहाँ से 0.81 ये जो आया है ईडी करंट में आया है, तो यहाँ पर WE लिख लेते हैं और साथ में -10 आया है जो वो आया है हिस्टैरिसीस में। तो ईडी करंट और हिस्टैरिसीस का टोटल चेंज हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग 81 और 10 अगर ऐड कर लें तो कितना मिल जाएगा, ये हम लोग को देगा। और यहाँ पर हम लोग चाहें तो ईडी करंट और हिस्टैरिसीस दो अब अलग अलग वेरिएबल है, हम लोग हिस्टैरिसीस को या फिर ईडी करंट दोनों को WI/2 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा -0.81/2 और साथ में -10, ठीक है। या फिर 10% को अगर हम लोग पॉइंट के टर्म में लिख ले, क्योंकि 10% में था ये, ठीक है। और इसको पॉइंट में लिखेंगे तो 0.10 हो जाएगा, 0.10 डिवाइडेड बाई 2, और इतना टोटल हम लोग लिखेंगे इसको WI, क्योंकि अब हम लोग WH और साथ में हिस्टैरिसीस लॉस प्लस ईडी करंट लॉस दोनों को हमने WI में कन्वर्ट कर दिया है। और ये जो हो जाएगा टोटल चेंज इन हिस्टैरिसीस प्लस ईडी करंट दोनों ऐड कर लिए हैं, तो इसको टोटल चेंज इन कोर लॉस बोल सकते हैं। तो ये आ जाएगा हम लोग को अगर ऐड करेंगे तो 0.91 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। और एक गलती और यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, 81% आया था, यहाँ पर जो टोटल डिक्रीमेंट आ रहा है वो आ जाएगा 100 - 81, मतलब कि 19, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को यूज करना होगा 19, और 19 प्लस 10 कितना हो जाएगा 29, तो 29/2। और इसको अगर हम लोग 29/2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये आएगा 14 - 14.5, ठीक है। इतना हम लोग को मिल जाएगा WI। और WI इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डेल I, और हम लोग यहाँ पर डेल WI बटा WI इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, -14.5, या फिर इसको 14.5 हो जाएगा, 0.145, और इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 14.5% आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, C होगा, रिड्यूस बाई 14.5%, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। एक जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर 0.81 क्यों नहीं यूज करेंगे, 0.19 क्यों यूज करेंगे। तो एक बार फिर से इसको निकाल लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर निकालेंगे ईडी करंट लॉस में चेंजिंग, तो आएगा ईडी करंट न्यू बटा ईडी करंट वोल्ड, ठीक है, इज इक्वल टू 45 इंटू 45 बटा 50 इंटू 50, और ये आ रहा था हम लोग का 0.81। तो ये चेंजिंग आ रहा है 0.81, मतलब कि हम लोग का जो नया ईडी करंट लॉस आ रहा है वो आ रहा है ओल्ड का 0.81, पर इसमें डिक्रीमेंट कितना हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है 100 माइनस या फिर 1.00 माइनस 0.81, ठीक है। तो 0.19 का या फिर 90% डिक्रीमेंट आया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर जो वैल्यू यूज किए थे 0.81 की जगह 0.19 यूज किए थे। जो डिक्रीमेंट आएगा उसी को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन क्लियर हो गया, और एक काफ़ी कंसेप्चुअल और अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है, ए सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर व्हेन सप्लाइड 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, द ईडी करंट लॉस इज 50 वाट।
इफ़ ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू ए वोल्टेज ऑफ 330 वोल्ट 50 हर्ट्ज देन ईडी करंट लॉस क्या होगा। तो ईडी करंट लॉस हम लोग क्या जानते हैं, ईडी करंट लॉस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी स्क्वायर का, ठीक है। एफ स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और यहाँ पर हम लोग न्यू ईडी करंट लॉस जो होगा वो हो जाएगा, यूज कर सकते हैं ईडी करंट न्यू बटा, या फिर इसको WEN लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर WE से ईडी करंट को डिनोट करेंगे, WEN बटा WE ओल्ड इज इक्वल टू हम लोग को आ जाएगा V न्यू का स्क्वायर। V न्यू कितना है 330 है, तो 330 इंटू 330 यूज करना होगा डिवाइडेड बाई ओल्ड वोल्टेज हमारा 220 इंटू 220 हो जाएगा। तो 0 तो सारा चला गया, कैंसिल हो गया, और 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 में 2 से 22 और यहाँ पर 3, फिर ए 2 आएगा और ए आएगा 3, तो यहाँ पर हम लोग को वैल्यू मिल रहा है 9/4। और अगर हम लोग इसमें ओल्ड से मल्टीप्लाई कर दें तो WE न्यू जो हम लोग को मिलेगा वो मिलेगा 9/4 इंटू, इसमें हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा टोटल ईडी करंट लॉस 50 वाट से, तो 4 ए 2 आ जाएगा और ए आ जाएगा 25, और इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ए आ जाएगा 4.5 इंटू 25, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आ जाएगा 112.5। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो ये था आज का कंप्लीट डिस्कशन। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए ज़रूर कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि ये जो आपका कमेंट है हम लोग को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है और हम लोग को बाध्य करता है अगला वीडियो बनाने के लिए। तो फिलहाल इस लेक्चर को क्लोज करते हैं। थैंक यू।